नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप सुन रहे हैं प्रेत बैठक। आज का जो स्टोरी है वो है बदला लेने वाली आत्मा, एक डरावनी सच्ची घटना। कहानी की शुरुआत। बात बहुत ही पुरानी है। पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है। इस गांव के मुखिया रामलाल थे। सभी गांववासी रामलाल की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रामलाल की एक ही संतान थी, उसका नाम था चमेली। 18 की उम्र में भी चमेली का नटखटपन गया नहीं था। वो बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी शरारतीपन नज़र नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन ज़रूर झलकता था। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घर-वर मिल जाए और वो अपने ससुराल में खुश रहे। रामलाल भी चमेली के लिए आसपास के गांव में वर ढूंढ रहा था। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा कि उनकी नज़र में एक लड़का है। अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। रामलाल के हाँ करते ही उनके मुखिया मित्र की अगुवाई में चमेली का विवाह तय हो गया। चमेली का पति सुरेश उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। सुरेश देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वो रामलाल को पूरी तरह से भा गया था। खैर, शादी हुई और रामलाल ने नम आँखों से चमेली को विदा किया। कुछ ही दिनों में चमेली अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 3 महीना चमेली के साथ बिताने के बाद सुरेश भारी मन से शहर की राह पर निकल पड़ा। चमेली ने सुरेश को समझाया कि कमाना भी ज़रूरी है और 4 महीने की ही तो बात है, तब तक मैं आपका इंतज़ार कर लूँगी। शहर पहुंचने पर सुरेश ने फिर से अपना काम धंधा शुरू कर किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चमेली का शरारती चेहरा उसके आँखों के आगे घूम जाता। वो जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चमेली की यादों में खो जाता। सुरेश की ये बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 3 मित्रों को बताई। ये तीनों उसके अच्छे मित्र थे। सुरेश दिन रात अपने इन तीनों दोस्तों से चमेली की खूबसूरती और उसके शरारतीपन की बातें करता रहता। तीनों मित्र चमेली के बारे में सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने मन में बना लिए थे और अब बार बार सुरेश से कहते कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। सुरेश कहता कि मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब सुरेश के तीनों दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे सुरेश पूरी तरह अनजान था। उसके तीनों दोस्तों ने एक दिन सुरेश से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, शहर भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा।
और फिर 1-2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ाना। पर सुरेश अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर कहता कि नहीं यारो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चमेली के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन सुरेश की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो सुरेश का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को सुरेश के तीनों दोस्तों ने सुरेश से कहा कि चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं। सुरेश अभी कुछ समझ पाता या कह पाता तब तक उसके उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो कोई गांव भी नहीं है। इसी शहर में पैदा हुए और इसी शहर को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गांव की ताज़ी हवा का आनंद ले। सुरेश तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्तों की बात अच्छी लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही सुरेश अपने उन तीनों दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव के आसपास बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना जाए तो वो ज़रूर रास्ता भटक जाए और जंगली जानवरों का शिकार बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार सुरेश अपने तीनों दोस्तों के साथ अपने गांव के पास के एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी कच्ची सड़क भी ना थी। जंगल से उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर जाना पड़ता था। जंगल में चलते चलते जब उसके दोस्त ने पूछा कि भाई सुरेश, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो सुरेश ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सुरेश की बात सुनते ही उसका दोस्त हाँफने का नाटक करते हुए वहीं बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसके बात सुनते ही सुरेश ने कहा कि यार हम लोग पहुंच गए हैं और मुश्किल से 5 से 7 मिनट भी नहीं लगेंगे। पर सुरेश की बातों को अनसुनी करते हुए उसके बाकी के दोस्त भी बैठ गए और सुरेश बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। सुरेश की रुकते ही उसके दोस्त ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकालते हुए कहा कि यार सुरेश, हम लोग भाभी से पहली बार मिलने वाले हैं, इसलिए उसके लिए कुछ उपहार लाए हैं। उसकी बात सुनते ही सुरेश ने कहा कि यारो इसकी क्या ज़रूरत थी, पर उसके दोस्तों ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, हमारी भी तो भाभी है, हम पहली बार उससे मिल रहे हैं तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकते हैं। इसके बाद उसके दोस्तों ने कुटिल मुस्कान चेहरे पर लाते हुए सुरेश से कहा कि यार सुरेश,
क्यों ना भाभी को सरप्राइज़ दिया जाए। एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ लाओ। हम लोग यहाँ भाभी को ये सब उपहार दे देंगे और उसके बाद फिर से तुम दोनों के साथ तुम्हारे घर चलेंगे। भोला सुरेश हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर गया और लगभग 20 मिनट के बाद चमेली को लेकर दोस्तों के पास वापस आ गया। फिर क्या था, चमेली से वो तीनों दोस्त एकदम से अपनी भाभी की तरह मिले। चमेली को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चमेली ने उन्हें घर चलने के लिए कहा तो अचानक उनके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। एक दोस्त सुरेश के पास पूरी सख्ती से खड़ा हो गया और उसने सुरेश को पकड़ लिया और सुरेश कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसके दोस्त ने दांत भीगते हुए तेज आवाज़ में सुरेश से कहा कि मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी शादी कर ली। उसकी बात सुनकर सुरेश ने भोलेपन से कहा कि भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात भी नहीं की थी, और जब मैं घर आया था तो यहाँ माँ बापू ने मेरी शादी करवा दी थी। भला मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। पर सुरेश की इन भोली बातों का उन तीनों दैत्यों पर कोई असर नहीं हुआ। उनमें से एक दोस्त ने सुरेश को कसकर पकड़ लिया था और दोस्त चमेली का चीरहरण करने लगे थे। अभी सुरेश या चमेली चिल्लाकर आवाज़ लगा पाते, इससे पहले ही उन लोगों के मुंह में कपड़े ठूस दिए गए। फिर चमेली और सुरेश को उठाकर वो लोग कुछ और घने जंगल में ले गए। घने जंगल में ले जाकर उन लोगों ने सुरेश की हत्या कर दी और चमेली की इज्जत से खेल बैठे। वो चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उन भेड़ियों पर कोई असर नहीं हुए। उन्होंने चमेली को भी मौत के घाट उतारकर वही जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दिए। आग लगाने के बाद ये तीनों दोस्त जिधर से आए थे उधर को भाग निकले। जंगल ने लगा आग चमेली और सुरेश के जिस्म को जला दिया। सब कुछ स्वाहा हो गया। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कभी भी कोई भी अपनी लटे में जंगल में आग लगा दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रात तक जब चमेली और सुरेश घर नहीं आए तो सुरेश की पिताजी ने सुरेश के आने और चमेली को लेकर जाने की बात अपने पड़ोसियों को बताई। उसी रात को सुरेश और उनके कुछ पड़ोसी मशाल लेकर चमेली और सुरेश को खोजने लगने पड़े। काफ़ी खोजबीन के बाद भी इन दोनों का पता नहीं चला। दूसरे दिन सुबह पुलिस में खबर दी गई, पर पुलिस भी क्या करती। थोड़ा बहुत छानबीन की, पर उन लोगों का कोई पता नहीं। अब सुरेश के माँ बाप और गांव वालों को लगने लगा था कि सुरेश अपने पत्नी को लेकर बिना बताए कोलकाता चला गया। शायद उसे डर था कि अगर घर वालों को बताकर ले जाएंगे तो वो ले जाने नहीं देंगे।
आखिर कोलकाता में सुरेश कहाँ रहता है, क्या करता है, इन सब बातों के बारे में भी सुरेश के माता पिता और गांव वालों को बहुत कम ही पता था। धीरे धीरे करते 6 से 7 महीने बीत गए। अब सुरेश के माता पिता बिना सुरेश और चमेली के जीने सीख गए थे। इधर कोलकाता में एक दिन अचानक एक दोस्त के घर पर कोहराम मच गया। हुआ यह था कि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसके शरीर को दांतों से काट खाया था। उसके शरीर पर जगह जगह भयानक दांतों के निशान भी पड़े थे और वो इस दुनिया को विदा कर गया था। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बराबर एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने देखा नहीं था। पर इसी दौरान पुलिस को उसके बहन से एक अजीब व डरावनी बात पता चली। उसकी बहन ने बताया कि एक दिन जब उसका भाई घर से निकला तो वो भी पीछे पीछे उसके जाने लगी थी। वो बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते में बनी एक पुलिया पर बैठ गया था। वहाँ से मैं लगभग 15 मीटर की दूरी पर एक बिजली के खंभे की आड़ में खड़ी होकर उस पर नज़र रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई किसी से बात कर रहा है, किसी को पूछ कर रहा है, पर वहाँ तो भाई के अलावा कोई नहीं था। फिर मुझे लगा कि कहीं भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वो छाया बहुत ही भयानक थी, पर छाया तो थी, पर छाया किसकी है ये समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी तरह से डर गई थी। फिर अचानक वो छाया अट्टहास करने लगी और चिल्लाई, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर ये बात किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहते ही उसकी बहन सुबक सुबक कर रोने लगी। इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सदमे में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि उसका जो हाल हुआ था वो ये बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वो किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी भूत प्रेत ने ही किया होगा। पर उसकी बहन का ये कहना ही काफ़ी नहीं था। पुलिस ने जब अपने खोजी अभियान को तेज किया तो उन्हें गांव से कुछ दूरी पर ही सुरेश और चमेली की जली हुई लाशें मिली। ये मामला गांव में आग की तरह फैल गया और पुलिस ने तुरंत इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी। गांव के लोग भी इस बात को लेकर चिंतित थे और उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि सुरेश और चमेली की आत्माओं की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाए। पुलिस ने जब गहराई से छानबीन शुरू की तो एक एक करके सुरेश के बाकी दोस्तों की रहस्यमय मौतों के राज सामने आए। एक की मौत किसी अजीब और भयानक तरीके से हुई थी। कोई जला हुआ पाया गया, कोई पानी में डूबा हुआ और शरीर पर घाव भी थे, जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। ये मौतें गांव और शहर दोनों को दहशत में डालने के लिए काफ़ी थे। उसके बहन ने बताया कि उसने एक रात सुरेश और चमेली को सपने में देखा था।
वो दोनों उसे किसी अनजान शक्ति से बचाने के लिए विनती कर रहे थे। उसने पुलिस को बताया कि सुरेश और चमेली की आत्माएं शांति चाहती थी और वो केवल न्याय की उम्मीद कर रहे थे। गांव वालों ने मिलकर सुरेश और चमेली की आत्माओं की शांति के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ के दौरान गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। किसी ने चमेली की आवाज़ सुनी तो किसी ने सुरेश को देखा। इन घटनाओं ने लोगों को और भी ज़्यादा भयभीत कर दिया। यज्ञ के अंत में पुरोहित ने घोषित की कि सुरेश और चमेली की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी है और गांव अब सुरक्षित है। इस घटना के बाद गांव के लोग पहले से अधिक सतर्क हो गए और उन्होंने अपने रिश्तों और संबंधों को अधिक महत्व देना शुरू किया। गांव में अब हर कोई अपने पड़ोसियों और दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा और बाहरी लोगों पर अधिक विश्वास करने से बचने लगे। इस भयानक घटना ने उन्हें ये सिखाया कि दोस्ती और विश्वास में सावधानी बरतना कितना ज़रूरी है और गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे। आज का जो स्टोरी इतना ही था। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड टेक केयर दोस्त।